कर सकें। तो आगे बढ़ते हैं जनाब। आज सेकंड हाफ के अंदर हम स्पेशली जो हेल्थ के हवाले से गुफ्तगू करेंगे, अलाइड हॉस्पिटल के हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। अलाइड हॉस्पिटल्स में लोग कहाँ कहाँ से आते हैं, क्या क्या सहूलियात वहाँ पे दी जाती हैं, और इसके अलावा जो मसाइल हैं वहाँ पे जो जन्म लेते हैं उनको किस तरह से हल किया जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हॉस्पिटल को मैनेज कैसे किया जाता है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वहाँ पे ज़रूरियात हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो ख़राब हैं उनको दुरुस्त किया जा सकता है। इन तमाम तर चीज़ों के हवाले से बारी बारी हम गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि अलाइड हॉस्पिटल हमारा बहुत ही अहम हॉस्पिटल है, ना सिर्फ ऑनली फॉर फैसलाबाद बल्कि इसके अलावा इसके गिरदोनवा के इलाकों से भी जितने भी गाँव हैं, पिंड हैं, मतलब तमाम के तमाम लोग जो है, अगर कोई बीमारी, मेजर बीमारी का सामना करना पड़ता है, किसी एक्सीडेंट का, किसी रोड एक्सीडेंट का सामना करना पड़ता है, मेजर है, उन्होंने कोई सर्जरी करवानी हो तो अलाइड हॉस्पिटल का जो है वो रुख किया जाता है। और मेरा ख्याल है ये बहुत बड़ी नेमत है फैसलाबाद के लिए। लेकिन इसके अलावा अगर देखा जाए आबादी के तनासुब के लिहाज से तो मेरा ख्याल है फैसलाबाद के अंदर हॉस्पिटल्स कम है, और हॉस्पिटल्स कम होने की वजह से अल्टीमेटली जो बर्डन आता है जो मौजूदा हॉस्पिटल्स होते हैं उनके ऊपर आ जाता है। और अलाइड हॉस्पिटल बड़ा हॉस्पिटल होने की वजह से यहाँ पर ज़्यादा लोगों का रश भी होता है, और इतने रश को डॉक्टर्स किस तरह से डील करते हैं, कैसे चीज़ों को मैनेज करते हैं और किस तरह से लेके चलते हैं। एवरेज अगर देखी जाए एक डॉक्टर रोज़ाना की बुनियाद पर कितने पेशेंट्स को चेक कर रहा है, और क्या उन पेशेंट्स को जब चेक किया जाता है तो प्रॉपर टाइम दिया जाता है, अगर टाइम नहीं दिया जाता उससे कौन कौन से इश्यूज़ हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि जन्म लेती हैं। तमाम तरह सूरत हाल के बारे से बारी बारी डिस्कस करेंगे। आज हमारे साथ बड़े कॉम्पिटेंट ऑफिसर डॉक्टर मोहम्मद फ़हीम यूसुफ साहब मौजूद होंगे, जो कि MS चिल्ड्रन फैसलाबाद अलाइड हॉस्पिटल के माज़ चाहूँगा। तो अलाइड हॉस्पिटल में रिसेंटली इन्होंने ज्वाइन किया, तो आपको वेलकम करते हैं जनाब शो के अंदर। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो थोड़ा अपने बारे में बताइएगा, कहाँ से आपकी पोस्टिंग हुई, इससे पहले कहाँ पे सर्विसेज दे चुके हैं, और अलाइड हॉस्पिटल में कैसे आना हुआ आपका, और विजन क्या लेके आए आप? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। जी, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने मुझे दावत दी इस अहम इशू पे डिस्कस करने के लिए, और मुझे यहाँ पे आके बहुत खुशी महसूस हो रही है जिस तरह का आपका स्ट्रक्चर है और जिस तरह से आप तैयारी करवाते हैं। और जहाँ तक ये मेरी पोस्टिंग का ताल्लुक है, तो मैंने जो है वो अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज लाहौर से जो है वो MBBS किया है, और जिन्ना हॉस्पिटल में मैंने जो है वो अपनी हाउस जॉब की है। उसके बाद फिर 2005 से लेके 2010 तक जो है पंजाब रूरल सपोर्ट प्रोग्राम जो है डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद में मैंने उसमें सर्व किया है। 2010 में पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तिहान पास करने के बाद मेरी पोस्टिंग जो है वो तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल जड़ावाला में हुई थी। वहाँ पे मैंने 3 साल सर्व किया है, और उसी हॉस्पिटल में फिर मैं MSP रह चुका हूँ। उसके बाद मैं डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर हेडक्वार्टर के तौर पे काम किया है, और डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम प्रिवेंशन एंड कंट्रोल फॉर एपिडेमिक्स के तौर पे भी काम किया है, और मैंने DCO ऑफिस में भी सर्व किया है एज एन इंचार्ज कंट्रोल रूम फॉर पोलियो एंड इन्फेक्शियस डिजीज कंट्रोल पर। अलाइड हॉस्पिटल में जो है मेरी जो पोस्टिंग है वो 2017 से है। मैं यहाँ पे पहले इंचार्ज इवनिंग शिफ्ट था, उसके बाद मैंने DMS एडमन यहाँ पे जो है 3 साल काम किया है, और फॉर द लास्ट 1 ईयर मैं यहाँ पे एडिशनल मेडिकल सुपरिटेंडेंट एडमन के तौर पर काम कर रहा हूँ, और इस टाइम रिसेंट जो है वो मुझे MS का चार्ज दिया गया है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो डॉक्टर साहब, विजन क्या लेके आए? एक विजन होता है ना हर शख्स का कि यार मैं इस सीट पे अगर जाता हूँ या ये ओहदा मेरे पास होगा तो मैं लोगों की जो खिदमत है वो इस तरीके से करूंगा, ये इश्यूज हैं मेरे हॉस्पिटल में, या ये पॉइंट्स हैं, इनको मजीद बेहतर किया जा सकता है। आपका विजन क्या है? जी, जैसे मैंने जो इस टाइम मैं PhD पब्लिक हेल्थ स्कॉलर हूँ, और मैंने पब्लिक हेल्थ में मास्टर भी किया हुआ है, और इसी डिपार्टमेंट में मैंने डिप्लोमा इन पब्लिक हेल्थ भी किया हुआ, और इसके साथ साथ मैंने हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में जो है वो पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है। तो पेशेंट्स को बेहतर से बेहतर हम कैसे सहूलियात दस्तयाब कर सकते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट कि हम मरीज को कैसे पेशेंट केयर जो है उसमें कैसे बेहतरी ला सकते हैं, ये मेरा विजन है। और इस विजन में जो मैं यहाँ पे जिक्र करूँगा, जो हमारे वर्दी वाइस चांसलर साहब हैं, ये मेरे टीचर भी हैं अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में, वो एक जो है दी बेस्ट सर्जन इन पाकिस्तान तो है ही है, लेकिन इसके साथ साथ वो एक बहुत बड़े एडमिनिस्ट्रेटर हैं। सर्जन होना, क्लिनिशियन होना, और उसके साथ साथ एक बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटर होना, ये बहुत कम लोगों में जो है वो एक होता है। बिल्कुल। तो हमारे जो वर्दी वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर जफर अली चौधरी साहब हैं, उनके विजन से भी मैंने बहुत सीखा है, और बहुत कॉम्पिटेंट बंदे हैं, बहुत कॉम्पिटेंट हैं।
और वो हमें लीड कर रहे हैं। और इस अस्पताल में मैं, जैसा कि आपने कहा है कि हमारी जो फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी है, इसके अंडर 3 हॉस्पिटल आते हैं जो कि स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर में हैं। इसमें अलाइड हॉस्पिटल जो है सरे फहरिस्त है, उसके साथ जो अलाइड हॉस्पिटल 2 जो है, जो कि पहले DHQ हॉस्पिटल था, और इसके साथ फैसलाबाद टीचिंग हॉस्पिटल जो जनरल हॉस्पिटल गुलाम मोहम्मदाबाद है। ये 3 अस्पताल जो है इस टाइम पंजाब में टॉप ऑफ द लिस्ट है पेशेंट्स केयर में, और जो गवर्नमेंट का एक नया इनिशिएटिव जो कि सेहत कार्ड है उसके हवाले से। और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि जो मरीज हमारे पास आता है उसको हमने कैसे बेहतर से बेहतर सहूलियात फराहम करनी है, इस सिलसिले में हमारी डेली 8 बजे मीटिंग स्टार्ट होती है। राइट शार्पली एट 8 o'clock हमारे वाइस चांसलर साहब जो हैं वो हमारे अलाइड हॉस्पिटल ऑफिस में मौजूद होते हैं, और तीनों अस्पतालों के जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं और क्लिनिशियंस हैं, जो इंपॉर्टेंट क्लिनिशियंस और एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, वो जूम पे होते हैं। हम वहां पे बैठ के डिस्कस करते हैं कि आज हमने मरीज कहां से जो है उसको सहूलियात की कमी है, कहां हमने उसको ओवरकम करना है, कहां पे छोटे छोटे गैप्स हैं उसको हमने आइडेंटिफाई करना। और उसके बाद 9:30 बजे फिर हमारी अपडेट्स मीटिंग होती है जिसमें हम डिस्कस करते हैं कि जो हमने आज डिस्कशन की थी उसमें जितने पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे उसमें से हम कितनों में बेहतरी ला सकते हैं और कैसे लाएंगे, फिर हम अपनी सजेशंस देते हैं। और वर्दी वाइस चांसलर साहब जो है उसको फिर आगे हमें विजन के साथ जो है वो बेहतरी के लिए हदायत जारी करते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। वैसे वो कहा जाता है ना कि दुरुस्त सिम्मत की तरफ जाने के लिए, डायरेक्शन सही होने के लिए कोई आपका किबला दुरुस्त करने वाला हो ना, तो मेरा ख्याल है बहुत सारी बेहतरी आ जाती है। तो डॉक्टर जफर साहब जो है उनका तो एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, तो उनकी डायरेक्शन जो वो समझाते हैं उसके साथ काम करने में काफ़ी ईजी फील करते होंगे। जी, नो डाउट उनके साथ काम करना जो है वो एजाज़ भी है, और उसके साथ साथ हमें लगन भी चाहिए, और उनसे हमने डिवोशन और डेडिकेशन सीखी है, और उनके साथ बहुत तेज़ी से काम करना पड़ता है। अगर आप स्लो हैं तो उनके साथ नहीं चल सकते हैं। जो उन्होंने टारगेट सेट कर दिया है, अगर आपने नेक्स्ट डे उसकी कंप्लाइंस नहीं की है तो फिर वो नाराज होते हैं, और जाहिर है वो पेशेंट्स की फैसिलिटेशन के लिए करते हैं। रात को अब 1:45 बजे उनकी मुझे कॉल आई थी कि मेडिकल इमरजेंसी में मैं कैमरा देख रहा हूं तो ये बे नंबर 2 जो है उसमें रश हो गया, तो काइंडली आप इसको रश को बाइफरकेट करें, इसको पिछले वार्ड में शिफ्ट करें ताकि जो नए आने वाले पेशेंट्स हैं उनको आप इजीली अकोमोडेट कर सकें। अब रात के 1:45 बजे एक वाइस चांसलर अगर एक MS को डायरेक्शंस दे रहे हैं तो इट मीन्स ये उनकी लगन है, उनकी डिवोशन है। हमें भी जज्बा पैदा होता है कि रात को अगर 2 बजे हम उसको मैनेज कर रहे हैं तो ये मरीजों की बेहतरी के लिए, फिर हम उनके साथ बिल्कुल शाना बिशाना खड़े होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, समटाइम होता है ना कि पेशेंट किसी का सीरियस कंडीशन में होता है तो वो आके हल्ला गुल्ला वहाँ पे होता है, कुछ जल्दी डॉक्टर मेरे पेशेंट को पहले चेक कर दे, कुछ ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, उसकी वजह से बाज़ बज़मज़गी भी होती है। उसके लिए भी कुछ स्पेशल ट्रेनिंग होती है, बंदों को कैसे मैनेज करना है, उनको हौसला कैसे देना है, और किस तरह से उनके फिर पेशेंट को जो है वो डील करना है, ये चीज़ें इमरजेंसी के अंदर ज़्यादातर देखने को मिलती हैं। जी, यहाँ में ये बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है जो आपने पूछा है। इसके लिए मैं ये बताऊँ कि हमारा जो विजन है, ये जो नेक्स्ट वीक जो है हम मना रहे हैं पेशेंट सैल्यूटेशन वीक, यानी कि हफ्ता खुश इखलाकी। हफ्ता खुश इखलाकी मनाने का मकसद ये है कि हमारे वाइस चांसलर साहब ने हमें टारगेट दिया। हमने पिछले महीने हमने जो है हफ्ता सफाई मुहिम मनाई थी। उसका मकसद ये होता है कि हम हर रोज़ अस्पताल की सफाई करवाते हैं, मरीज भी आते हैं, अटेंडेंट्स भी आते हैं, वहाँ पे कचरा भी होता है, लेकिन हम साथ साथ सफाई कर रहे होते हैं। लेकिन हफ्ता सफाई मनाने की मुहिम जो है उसमें हम पब्लिक को भी अवेयर करते हैं कि उन्होंने वेटिंग एरियाज में बैठना है और अपनी चीज़ें जो हैं वो डस्टबिन में फेंकनी है। फिर हमने वॉक की है, फिर हमने मीडिया अवेयरनेस की है लोगों के लिए। इससे हम अपने डॉक्टर्स, अपने नर्सिस, पैरामेडिक्स और सपोर्टिंग स्टाफ उनको भी अवेयर करते हैं कि ये जो है हमने बेहतर से बेहतर चीज़ें लेके जानी। और जो हफ्ता खुश इखलाकी जो आपका सवाल है कि जो मरीज होता है ना वो परेशानी में होता है, अनप्लैंड इमरजेंसी में लैंड कर रहा होता है, उसको प्लानिंग नहीं होती कि आपने अस्पताल में डॉक्टर को चेक करवाना है, एक्सीडेंट होता है या कोई फालिज का अटैक होता है तो फौरी इमरजेंसी में आ जाता है। उसके अटेंडेंट्स जो होते हैं डेफिनेटली वो एक टेंस सिचुएशन में होते हैं। हमने उनको उनकी टेंशन को भी डाइफ्यूज करना है, उनको टॉलरेट भी करना है, उसके साथ साथ हमने उनको बेहतर से बेहतर तिब्बी खिदमात भी सरंजाम देनी है। उस सिलसिले में हम अपने डॉक्टर्स की, अपने स्टाफ की ट्रेनिंग्स भी करवाते हैं। उनके साथ हम मोटिवेशनल लेक्चर्स जो हैं वो VC साहब की सरबराही में हम उनको दिलवाते हैं, और अपना सपोर्टिंग स्टाफ है। इसके साथ साथ हमने वहाँ पे मददगार खड़े किए हैं।
मददगार जो है ये पंजाब में वाहिद जो हमारा हॉस्पिटल है, फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंडर जो 3 अस्पताल हैं, इनमें आपको इमरजेंसीज के बाहर मददगार खड़े नजर आएंगे। मददगार का सिर्फ ड्यूटी ये है कि उसने मरीज जब गाड़ी से या बाइक से या वैसे को लेके आता है तो उसको उसने आके वेलकम करना है, उसको स्ट्रेचर देना है, उसको व्हील चेयर पेश करनी है, उसको कंसर्न्ड रिसेप्शन काउंटर्स के से पर्ची लेके और उसको डॉक्टर साहब से चेक करवाना है। उससे मरीज की टेंशन भी दूर होती है, उसकी फैसिलिटेशन भी हो जाती है। डॉक्टर साहब ये बहुत बहुत बड़ा इकदाम है आपका, क्योंकि बाज़ मैं देखता हूं कि इमरजेंसीज में लोग जा रहे होते हैं, उनको ये नहीं पता होता किसे मिलना है, जाके पर्ची कहां से बनवानी है, स्लिप कहां से बनवानी है। अगर एक अटेंडेंट है उसके साथ, पेशेंट के साथ, तो वो उसका दिल ही नहीं कर रहा होता कि पेशेंट सीरियस कंडीशन में मैं इसे छोड़ के पहले पर्ची बनवाने जाऊं, फिर आऊं, ये करूं वो करूं। तो ये मेरा ख्याल है एक एहसन इकदाम है। इसके पीछे आइडिया किसका था डॉक्टर साहब? देखिए, इसमें आइडिया जो मैंने जैसे आपको कहा है कि जो हमारे वाइस चांसलर हैं वो कोई इस तरह 30-40 जगहों के डिफरेंट जगह पे पोस्टेड रहे हैं, उनका एक इनोवेशन है। उन्होंने हमें एक सारे हॉस्पिटल्स की मीटिंग की थी और उन्होंने वहाँ पे हमसे पूछा था कि हम पेशेंट्स को कैसे बेहतर से बेहतर मैनेज कर सकते हैं। वहाँ पे बहुत से लोगों ने सजेशंस भी दी थी और जो एंड रिजल्ट था वो वाइस चांसलर साहब ने वहाँ पे कहा था कि आप जो है वो अगर मददगार बाहर वेलकम करने के लिए पेशेंट को खड़ा कर दे, उनको इतना पता चल जाए कि आपने व्हील चेयर यहाँ से लेनी है और डॉक्टर्स यहाँ पे बैठे हैं, तो बाहर से जो वो इतना परेशान आता है उसकी टेंशन में काफ़ी हद तक हम कमी ला सकते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक कहा। अच्छा डॉक्टर साहब, आने वाले दिनों के अंदर आप क्या समझते हैं, कौन से इकदाम ऐसे किए जाएं जिससे मजीद बेहतरी आ सकती है हॉस्पिटल के अंदर? जी देखें, फैसलाबाद पाकिस्तान का तीसरा बड़ा जो है वो डिस्ट्रिक्ट है और इसकी जो है मोर देन 9 मिलियन तो फैसलाबाद शहर की आबादी है। डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद के अलावा अलाइड अस्पताल में मियांवाली से लेके पेशेंट्स जो हैं शेखुपुरा तक और लिया भक्कर, मंडी बहाउद्दीन, जंग, टोबा, यहाँ से सारे पेशेंट्स जो है रेफर होके आते हैं और लोगों का एक अलाइड अस्पताल पे ट्रस्ट है। मैं आपको बताऊं कि हमारे जो शोबा बिरूनी मरीज़ा हैं वहाँ पे रोज़ाना की बुनियाद पे सिर्फ 5 से 6 हज़ार औसतन मरीज़ आते हैं। क्या बात है। और उनके साथ एक मरीज़ के साथ 2 अटेंडेंट होते हैं। आप देखिए कि अगर 6000 मरीज़ है तो टोटल अगर देखा जाए तो 12,000 तो उनके साथ अटेंडेंट्स आएंगे। अब इतने अटेंडेंट्स को हम लिमिटेड रिसोर्सेज में मैनेज कर रहे हैं। वहाँ पे हमने ठंडे पानी की फैसिलिटी दी हुई है, वॉशरूम्स दिए हुए हैं, सिटिंग एरिया, क्यू को मैनेज करने के लिए वहाँ पे जो है वो गार्ड्स खड़े किए हैं, सिटिंग अरेंजमेंट्स हैं, पंखे लगाए हुए हैं। और आपको मैं यहाँ बताऊं कि इमरजेंसीज जो है हमारी 24 आवर्स में 900 to 1000 यानी 900 से 1000 तक हमारी इमरजेंसीज में एक दिन में लोग आते हैं। उसमें मैं आपको बताऊं कि 400 के करीब हमारे मरीज जो है मेडिकल इमरजेंसी में आते हैं और 350 के करीब लोग जो हैं वो सर्जिकल इमरजेंसीज में आते हैं। इसी तरह हमारी जो लेबर रूम एंड गायनी की इमरजेंसी सेपरेट है, पीड्स इमरजेंसी अलहदा है और अलाइड अस्पताल में मैं आपको ये मेंशन करूं कि हमारा जो कार्डियक इमरजेंसी भी है, सीसीयू है, वहां पे हमारी फुल फ्लेज जो है वो एक बिल्डिंग है, उसके अंदर मैक्सिमम फैसिलिटीज हैं, इकोकार्डियोग्राफी है, ईसीजी है, एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट है, नेसेसरी मेडिसिन हैं, डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी है। तो हम तकरीबन 24 घंटे में 1000 मरीज इमरजेंसीज में केटर करते हैं। मेरी यहाँ पे यह है कि अवामुन्नास से भी मेरी अपील है कि अस्पताल में एक मरीज के साथ एक अटेंडेंट बराए मेहरबानी वार्ड में ठहरे। रीज़न ये है कि जब एक मरीज के साथ 10-12 अटेंडेंट्स आते हैं तो फिर अस्पताल में जाहिर है स्पेस की भी प्रॉब्लम होती है, शोर भी होता है, डॉक्टर्स को मरीजों को बेहतर से बेहतर चेक करने में दुश्वारी होती है। और जब उनके साथ साथ हमारे विजिटिंग आवर्स हैं, सुबह 5 से 7 बजे तक जितने मरीज लोगों के अटेंडेंट्स हैं मोस्ट वेलकम, हमारे मेहमान हैं, हम उनको इज्जत देते हैं। दोपहर को 2 बजे से लेके 5 बजे तक जो विजिटर आए, बेशक 10 आए 20 आए, अपने मरीज को देख के चले जाएं। रात को इसी तरह हमारा फिर जो है वो 8 से 10 बजे तक विजिटिंग आवर्स हैं, जितने मरीज आए उसको हम रोकते नहीं है, हमारे मेहमान हैं, हम उनको वेलकम करते हैं। इसके साथ साथ सर मैं आपको बताऊं कि अलाइड अस्पताल में 8 मुख्तलिफ जगहों पे हमने जो है वेटिंग एरियाज बनाए हैं। वहां पे हमने आरओ प्लांट्स लगाए हैं, साथ उसमें इंश्योर किया जाता है कि वाटर की क्वालिटी, वहाँ पे हमने फैंस लगाए हैं, सिटिंग अरेंजमेंट्स हैं।
मेरी अवामुन्नास से अपील है कि जो एक्स्ट्रा अटेंडेंट्स होते हैं उनको आप वेटिंग एरियाज में बिठाएं ताकि मरीज को जो डॉक्टर्स और स्टाफ की प्रॉपर अटेंडेंस मिले। बिल्कुल ठीक है। बाज़ ये भी होता है ना कि इतने ज़्यादा लोग होने की वजह से आपके अपने पेशेंट्स तो डिस्टर्ब हो ही रहे होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो गिरदोनवा में आपके जो इर्द गिर्द दूसरे बेड्स के ऊपर पेशेंट्स होते हैं वो भी डिस्टर्ब होते हैं, और फिर डॉक्टर सही से अटेंड भी नहीं कर पाता। जब 10-12 लोग इर्द गिर्द ही खड़े होंगे तो डॉक्टर जाके किस तरह से उसकी सूरत हाल के हवाले से जानेगा, किस तरह से उसे। और बाज़ का ये भी देखने को मिला है कि एमरजेंसी के अंदर डॉक्टर को अगर फिर फौर कोई ऐसा एक्शन लेना पड़ता है जिससे पेशेंट को पेन भी होता है, उस पर भी लड़ाइयाँ होती हैं। तो मेरा ख्याल है ये एक अवेयरनेस सेशन भी है उन लोगों के लिए, उन लोगों को बताने के लिए कि जनाब वहाँ पे जो डॉक्टर्स मौजूद होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपकी खिदमत के लिए मौजूद होते हैं, लेकिन उनको खिदमत करने का मौका आप देंगे तो वो खिदमत करेंगे ना। तो उसके लिए डॉक्टर साहब ने बड़ी बेहतरीन बात की कि आप कोशिश किया करें कि जब भी अपने पेशेंट को लेके बड़े हॉस्पिटल में जा रहे हैं किसी भी काम के लिए, तो कोशिश करें सिर्फ और सिर्फ एक अटेंडेंट जो है उसके साथ हो। बहुत सारी और भी बातें वो भी करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद, ब्रेक का वक्त हो गया तो दोबारा वापस आते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद फ़हीम यूसुफ साहब मौजूद हैं, मज़ीद गुफ्तगू उनके साथ करेंगे। तो डॉक्टर साहब हेल्थ कार्ड के हवाले से एक तो हमें बताएं कि बहुत सारी कंट्रोवर्सीज सुनने को मिलती हैं सोशल मीडिया के ऊपर भी, जिसका आजकल जो दिल करता है ना चढ़ा देता है। तो क्या ये अलाइड हॉस्पिटल के अंदर एक्सेप्टेबल है? स्टिल इसका प्रोसेस चल रहा है। सेकंड चीज़ ये कि मेडिसिन अगर किसी पेशेंट ने लेनी होती है एमरजेंसी के अंदर, उसका क्या प्रोसीजर होता है, और एमरजेंसी से हट के अगर किसी ने मेडिसिन लेनी है उसका क्या प्रोसीजर होता है, और क्या ये फ्री ऑफ कॉस्ट होती है? थैंक यू। आपने 3 क्वेश्चंस पूछे हैं। जो फर्स्ट है सेहत कार्ड के हवाले से, मैं आपको बता दूं कि हमारे फैसलाबाद में 9 फरवरी 2022 को सेहत कार्ड स्टार्ट हुआ था। तो 9 फरवरी 2022 से अब तक सेहत कार्ड जारी है, और मैं यहाँ पे ये आपको बताऊंगा कि पूरे पंजाब में जो SSP 3 थर्ड फेज़ थी हमारे इधर, थर्ड फेज़ में पूरे पंजाब में सबसे जो टॉप ऑफ द लिस्ट हॉस्पिटल है जिसने सबसे ज़्यादा सरकारी हस्पताल में मरीज सेहत कार्ड पे देखे जा रहे हैं, तो वो अलाइड हस्पताल है। हम अब तक 29,000 यानी 29,000 मरीजों का इलाज जो है वो सेहत कार्ड पर कर चुके हैं, और ये जारी है, और ये पंजाब में सबसे ज़्यादा पेशेंट्स की तादाद है। और इसमें मैं जो हमारी एफर्ट्स है वो हमारे जो वाइस चांसलर साहब हैं प्रोफेसर डॉक्टर जफर चौधरी साहब, ये उनकी एफर्ट इसमें शामिल है, क्योंकि अलाइड हस्पताल 1 जो कि हमारा अलाइड हस्पताल है, अलाइड हस्पताल 2 और जनरल हस्पताल, यहाँ पे सबसे ज़्यादा पेशेंट्स जो है वो सेहत कार्ड पे देखे जा रहे हैं। और सेहत कार्ड पे मरीज़ को बिल्कुल 100% जो है वो मेडिसिन फ्री है, उसका स्टे फ्री है, और जब वो डिस्चार्ज होता है तो उसको 5 दिन की बिल्कुल फ्री साथ घर में जाने के लिए दवाई दी जाती है। बिल्कुल। और दूसरा आपने पूछा कि जो मरीज़ जो है वो किस तरह सेहत कार्ड पे फैसिलिटेट होता है, तो इसमें हम जो है वो पेशेंट्स की डेली फीडबैक मीटिंग होती है हमारी। जैसा कि मैंने कहा कि 8 बजे मीटिंग होती है हमारी, और उसके बाद 9:30 बजे होती है। उसमें हमसे पूछा जाता है तीनों अस्पतालों से कि कल आपके पास टोटल कितने पेशेंट्स आए थे, और उसमें से सेहत कार्ड पे आपने कितने शिफ्ट किए हैं। यानी कि मैं आपको कल की एग्जांपल देता हूं कि सैटरडे को हमारे पास जो है वो टोटल अस्पताल में जो लॉन्ग एडमिशंस हैं, जो लॉन्ग एडमिशंस होते हैं, कि मैंने बताया 6,000 मरीज तो हमारे पास OPD में आते हैं, 1,000 के करीब एमरजेंसीज में आते हैं। इन सब का जो है वो हम दवाई दे के काफ़ी सारे लोग घरों को चले जाते हैं। 150 से 200 मरीज दाखिल होते हैं यहाँ से, जो ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं, जिनको ज़्यादा अर्जेंसी होती है ट्रीटमेंट की, उनको हम दाखिल करते हैं। 80% जो है इस टाइम अलाइड अस्पताल जो है सेहत कार्ड पे पेशेंट एडमिट कर रहा है। कल हमने जो है 170 मरीज दाखिल किए हैं, और उनमें से हमने जो है 164 सेहत कार्ड पे दाखिल किए हैं। यानी कि सिर्फ 16 ऐसे मरीज हैं जो कि सेहत कार्ड पे नहीं हो सके, उनकी कुछ वजूहात थी, उनके पास शनाख्ती कार्ड नहीं था। लेबर रूम में कुछ पेशेंट्स थे जिनके पास शनाख्ती कार्ड तो था, लेकिन अपने शौहर के नाम पे उन्होंने जो है वो शनाख्ती कार्ड नहीं बनवाया हुआ था। बच्चा एमरजेंसी में जो छोटे बच्चे होते हैं उनका बे फॉर्म नहीं बना होता ना। तो मैं यहाँ पे आपके तवस्सुत से अवामुन्नास को ये आगाही भी देना चाहता हूँ कि अपना शनाख्ती कार्ड जो है वो बनवाएं और साथ लेके आएं,
और अपने शनाख्ती कार्ड जो खवातीन हैं वो अपने शौहर के नाम पे शनाख्ती कार्ड शिफ्ट करवाएं ताकि उनका भी सेहत कार्ड पे इलाज हो सके। दूसरा आपका सवाल ये था कि आप शोबा बिरूनी मरीज़ा में कैसे दवाई देते हैं और एमरजेंसीज में कैसे देते हैं। जो हमारी एमरजेंसीज है उसमें 100% अद्वियात फ्री हैं। बिल्कुल एक मरीज एमरजेंसी में आता है उसकी हर चीज हस्पताल की जिम्मेदारी है और हम गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की हदायत पे उसको 100% फ्री ट्रीट करते हैं। और उसके साथ जो हमारा इंडोर है जहां पे हमारे तकरीबन 1500 के करीब मरीज हर टाइम एडमिटेड रहते हैं, उन 1500 मरीजों को 90% से 95% तक मेडिसिन जो है वो बिल्कुल फ्री है, हस्पताल के अंदर से प्रोवाइड होती है। और जो 5% है उसमें कुछ मामूली मेडिसिन होती हैं जो कि किसी वजह से उसकी सप्लाई में डिले है। 5% में भी वो लोग जो बहुत ज़्यादा पुअर होते हैं, जो अफोर्ड नहीं करते, उनको भी फिर हम हस्पताल के फंड से फैसिलिटेट करते हैं। क्या बात। और जो हमारा शोबा बिरूनी मरीज़ा है वहाँ पे हम 60 to 70% मरीजों को फ्री अद्वियात दे रहे हैं। यानी कि एक डॉक्टर साहब ने अगर 5 मरीजों की लिस्ट लिखी है और वो तमाम पांचों की पांचों जरूरी हैं, उनमें से 4 अद्वियात 100% हमारे पास अवेलेबल है। ऐसा नहीं होता कि एक पेशेंट है उसको आपने दवाई लिखी है और कोई भी ना मिली हो। और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि जितनी भी अद्वियात हैं और उनको हम जो है 1 हफ्ते की दवाई देते हैं। और जो लॉन्ग टर्म मरीज हैं जैसे शुगर है, ब्लड प्रेशर के मरीज है, जोड़ों के दर्द के मरीज हैं, इनका हस्पताल में आना मुतवातर होता है। उनके लिए हम ज्यादा दिन की दवाई कर देते हैं ताकि वो बार बार ना आए। इसके साथ मैं आपको बताऊं कि अलाइड अस्पताल पंजाब का वाहिद अस्पताल है जहां में इंडोर में तो इंसुलिन मिल रही है, शोबा बिरूनी मरीजा में हम रोजाना 200 के करीब इंसुलिन लोगों को दे रहे हैं। और उन दिनों में भी अलाइड अस्पताल में इंसुलिन जो है वो मिलती रही है, जबकि शॉर्टेज आ गई थी इंसुलिन की मार्केट में, इस रीजन में मेडिकल स्टोर्स में भी अवेलेबल नहीं थी। ये बताइएगा, ये जो 200 पेशेंट्स को दी जाती है ये परमानेंट पेशेंट्स हैं या मुख्तलिफ हैं? सर उसका एक मैकेनिज्म है, हमारे वाइस चांसलर साहब ने उसका मैकेनिज्म बनाया है कि पेशेंट को इंसुलिन उसको दी जाएगी जो कि हमारे कंसल्टेंट प्रोफेसर साहब ने उसको जो है एडवाइस की होगी, और उसका हमने बाकायदा एक कार्ड बनाया हुआ है। उस कार्ड के ऊपर उसकी कैलकुलेशन होती है कि इसको इतने यूनिट सुबह लगने हैं, इतने यूनिट्स उसको शाम को लगने हैं। उसकी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग फिर हम उसके ऊपर डेट लिखते हैं कि इसको आज 1 वाइल मिली है तो जितने यूनिट्स हमारे कंसल्टेंट ने लिखे हैं उसके अकॉर्डिंग इसकी नेक्स्ट टर्न कितने दिन बाद आएगी। उस टर्न के अकॉर्डिंग पूरा ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। और उसके बाद हम वेरिफिकेशन करते हैं, एक रजिस्टर हमारे पास मेंटेन्ड है। और इंसुलिन बैंक में हमारे एक MBBS डॉक्टर बैठे हैं जो कि कंसल्टेंट की ओपिनियन के बाद पूरा डाटा चेक करके और उसको पेशेंट को वेरीफाई करने के बाद इंसुलिन दी जाती है। और इंसुलिन जो है वो बाकायदा उसकी कोल्ड चेन मॉनिटर की जाती है और उस पेशेंट का कार्ड जो है उसको ऑनलाइन मॉनिटर किया जाता है। और उसकी स्टैटिस्टिक्स हम डेली मीटिंग में, जैसा कि मैंने सुबह बताया कि 9:30 बजे हमारी सेकंड मीटिंग होती है, उसमें हम डिस्कस करते हैं कि इनमें से कितने पेशेंट्स जो थे ये दोबारा आए हैं। और कुछ लोग वैसे भी आ जाते हैं, लेट्स से कि 3 दिन बाद भी कुछ लोग आ जाते हैं। उसको फिर हम डिस्करेज करते हैं कि जो राइट पर्सन है जिसको कि वाकया ही नीड है इसकी, उसके तक सहूलत पहुंचनी चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो डॉक्टर साहब ये रोज़ाना अगर 200 यूनिट्स जा रहे हैं तो मेरा ख्याल है महीने के देखे जाएं तो बहुत ज़्यादा बनते हैं ये, और इन सब का खर्चा जो है वो गवर्नमेंट उठाती है जी और फ्री ऑफ कॉस्ट ही होते हैं। ये एक मेरा ख्याल है बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव है। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर कोई शख्स ऐसा है जिसको शुगर है और वो चाहता है कि वो अपना कार्ड बनवाए वहाँ पे आके, उसके लिए क्या मैसेज है, क्या पैगाम है? क्योंकि बहुत सारे लोगों को शुगर है, बहुत सारे लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। क्या कोई तरीकाकार है कि वो भी अलाइड हॉस्पिटल से आके कंसर्न करें, यहाँ पे किसी डॉक्टर को चेक करवा के वो कार्ड बनवा सकें? जी बिल्कुल, मेरी अवामुन्नास से आपके तवस्सुर से आगाही है कि जो मरीज़ शुगर का मरीज़ है और वो नॉन अफोर्डिंग है, वो अफोर्ड नहीं कर सकता इंसुलिन, वो हमारे शोबा बिरूनी मरीज़ा में रिसेप्शन डेस्क पे आए और वहाँ पे उनको बताया कि मैं शुगर का मरीज़ हूँ और मैंने डॉक्टर साहब को चेक करवाना है। वहाँ पे हमने शोबा बिरूनी मरीज़ा में भी मददगार खड़े किए हैं। सामने जब आप एंटर होते हैं तो वहाँ पे आपको एक डेस्क नज़र आएगा, उसके ऊपर लिखा हुआ मददगार काउंटर। वो वहाँ पे जाएंगे, मददगार को बताएंगे, मददगार उसके साथ जाके उनकी स्लिप बनवा के प्रोफेसर साहब को चेक करवा के एक इंसुलिन बैंक हमने बनाया हुआ है और बाकायदा उसके ऊपर एक डेजिग्नेटेड हमने फ्लैक्स लगाई हुई है।
और उसकी अवेयरनेस लोगों को देने के लिए बाहर बोर्ड भी लगा हुआ है। और उस इंसुलिन बैंक में हमारा बंदा उसको लेके जाता है, उसको प्रोफेसर साहब की एडवाइस के बाद, उसकी प्रॉपर डायग्नोसिस के बाद उसका एक कार्ड इशू होता है और उसके बाद उसको फ्री ऑफ कॉस्ट इंसुलिन दी जाती है। और वो मुतवातर उसके लिए है, फिर वो कार्ड जितने दिनों की कैलकुलेशन है डोज की, उसके बाद दोबारा वो आके वहाँ पे ले सकता है। बिल्कुल ठीक कहा। अच्छा डॉक्टर साहब, इंसुलिन के अलावा कौन कौन सी मेडिसिन हैं जो कि वहाँ पे लोगों को दी जाए? जितने भी हमारे ग्रुप्स हैं, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, जोड़ों के दर्द हैं, जितने भी एलर्जी की मेडिसिन हैं, तमाम स्पेशलिटीज़ के जो मेजर ग्रुप्स हैं वो हमारी फार्मेसी में अवेलेबल हैं। कोई भी ऐसा ग्रुप जिसकी दवाई ज़रूरी है और वो एक फार्मेसी में होनी चाहिए, उसको हम इंश्योर करते हैं। डॉक्टर साहब, डायलिसिस वार्ड जो है आपका, मैं अक्सर वहाँ पे मेरा जाना भी हुआ, बड़ा ज़बरदस्त काम करता है। वहाँ पे आपका प्लांट बड़ा अच्छा लगा हुआ है और बहुत सारे ऐसे लोग जो पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते, क्योंकि एक महंगा प्रोसेस होता है, फिल्टर्स चाहिए होते हैं, इंजेक्शंस कुछ चाहिए होते हैं इसके लिए। तो वो कैसे वर्किंग कर रहा है, उसमें क्या क्या फैसिलिटेट किया जाता है, कितने पेशेंट्स को क्या क्या चीज़ें हैं जो कि प्रोवाइड की जाती हैं? जी, हमारा नेफ्रोलॉजी वार्ड जो है वो स्टेट ऑफ द आर्ट वार्ड है और अभी रिसेंटली हमने एक नई डेवलपमेंट की है जो कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने और हमारे वाइस चांसलर साहब का ये इनिशिएटिव है। उन्होंने, हमारे ज़फ़र अली चौधरी साहब ने एक नया वार्ड, जिसमें एक बिल्डिंग उन्होंने डोनेशन से खड़ी की है, उसमें नेफ्रोलॉजी वार्ड एक फुल फ्लेज वार्ड बना दिया गया है और उसमें पेशेंट्स को 100% फ्री मेडिसिन और 100% फ्री डायलिसिस की सहूलियात दस्तियाब हैं। एक मरीज आता है, उसकी सिंगल पैनी भी नहीं ली जाती और उसका डायलिसिस किया जाता है। और अच्छा सर, इस पे डिटेल में डिस्कस करते हैं, छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक का वक्त है, तो मैं चाहता हूं इस पे ऊपर जो है वो डिटेल से डिस्कस किया जाए। नाज़रीन, यहाँ पे छोटा सा ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ है ना। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हमारे साथ डॉक्टर फ़हीम साहब मौजूद हैं, उनसे मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर साहब, थोड़ा सा सिटी स्कैन्स के हवाले से हमें बताइएगा, सिटी स्कैन और इसके साथ साथ MRI जो की जाती है, इसके हवाले से बताइएगा, क्या रिकमेंडेड होती है डॉक्टर की तरफ से? क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं बिना रिकमेंडेशन के भी करवाने आ जाते हैं, तो इसके लिए क्या प्रोसीजर है? जी बिल्कुल, इस पे हमारे जो वर्दी वाइस चांसलर हैं उन्होंने एक कमेटी बनाई थी, क्योंकि इसमें ये देखा ये जा रहा था कि अननेसेसरी CT स्कैन और MRI हो रहे थे। बेसिकली पब्लिक को पता नहीं होता कि ये बहुत ज़्यादा हैवी रेडिएशंस होती हैं जो CT स्कैन्स की होती हैं, ये हर बंदे को नेसेसरी नहीं होती हैं। उसके लिए वैसे तो हमारे पास फिर 500 से 600 लोग रोज़ाना CT MRI करवाने के लिए आ रहे हैं, यानी कि 600 लोग CT के लिए और 600 MRI के लिए आ रहे होते थे। फिर जब से ये कमेटी बनी है, उन्होंने ये डिसाइड किया है कि जो MRI और CT स्कैन विदाउट द रिकमेंडेशन ऑफ कंसल्टेंट होगी वो नहीं होगी। यानी कि कंसल्टेंट जो हैं, जो कि एटलीस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर, वो रेकमेंड करेंगे और उसके बाद आपका CT MRI किया जाएगा। अच्छा सर, उसके बाद ये है कि जब से ये रिकमेंडेशंस आई हैं तब से हम 3000 यानी 3000 एक महीने में CT स्कैन कर रहे हैं अलाइड अस्पताल में और 3000 MRI कर रहे हैं। ये सिर्फ मैं इंडोर की बात कर रहा हूँ। और एमरजेंसी में हमारी जो CT स्कैन मशीन है वो 3000 प्लस एक महीने में CT स्कैन कर रही है। तो ये उससे हमारे जो CT स्कैन है उसके ऊपर ज़ाहिर है लोड आता है, बर्डन होता है, वो बार बार ख़राब होती हैं, फिर हम उनको रिपेयर करवाते हैं। तो मेरी अवामुन्नास से ये अपील है कि जब तक आपको एक सीनियर डॉक्टर CT स्कैन या MRI एडवाइस ना करे, उसको हरगिज़ ना करवाएं, क्योंकि इससे फ़ायदा भी है लेकिन इसका नुकसान भी हो सकता है। अगर अननेसेसरी है तो आपको रेडिएशंस नुकसान दे सकती है। ठीक कहा डॉक्टर साहब आपने। डॉक्टर साहब, हमारे जो सूबाई वजीर हैं सेहत के, उनकी जानिब से ये कहा गया है कि हॉस्पिटल्स के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए जो है वो पेशेंट्स को चेक किया जाएगा या उसके तहत सिस्टम को चलाया जाएगा। तो क्या अलाइड हॉस्पिटल के अंदर कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम का इंस्टॉल है? अगर है तो उससे कैसे काम दिया जाएगा, और अगर नहीं है तो आने वाले वक्त में अगर किया जाता है तो उससे पहले की निस्बत क्या चेंज आएगा आपकी नज़र में? जी बिल्कुल, इसके ऊपर काम हो रहा है और बहुत जल्द ये अवाम नास के लिए हम इसको स्टार्ट कर देंगे और इससे आप बहुत बेहतरी देखेंगे।
ठीक है। तो डॉक्टर साहब, आप हमें डायलिसिस वार्ड के हवाले से भी बता रहे थे कि वहाँ पे चीज़ें बहुत सारी हैं जो कि लोगों को प्रोवाइड की जाती हैं, तो उसके हवाले से डिटेल में थोड़ा सा बताइएगा कि ये प्लांट जो लगाया जाता है ये कितना इंपॉर्टेंट होता है, क्या इसकी क्वालिटी भी मैटर करती है डायलिसिस सिस्टम के ऊपर, कितनी मशीन्स हैं जो कि वर्किंग कर रही हैं, कितने लोग इस्तेफादा हासिल कर रहे हैं? जी, हमारे पास जो है वो राउंड दी क्लॉक 24/7 डायलिसिस हो रहे हैं और लोगों के टाइमिंग्स हैं, और उसके बाद जो अनप्लान्ड जिसको इमरजेंसी नीड होती है उसको भी केटर किया जा रहा है। उसके लिए हमने अलहदा से मशीन लगाई हुई है। ऑन एवरेज जो है अप्रॉक्सीमेटली 80 to 90 पेशेंट्स जो हैं उनकी डायलिसिस 24 घंटे में हो रहे हैं और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, और स्टेट ऑफ द आर्ट यूनिट वहाँ पे मौजूद है। उसमें मशीन्स जो है उनकी प्रोविजन ऑफ उनकी क्वालिटी जो है वो क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट हमारा जो है, जिसमें हमारे 3 बायोमेडिकल इंजीनियर्स हैं, वो उनको लुक आफ्टर करते हैं, और पूरा हमारा इन सर्विसेज का डिपार्टमेंट है जो उसको लुक आफ्टर कर रहा है। और इसके साथ साथ हमारे जो फैसलाबाद के सबसे जो माहिर नेफ्रोलॉजिस्ट हैं वो उस वार्ड में मौजूद हैं, और जो डॉक्टर्स उनका मुआयना करने के बाद एडवाइस करते हैं, उसके बाद पेशेंट्स को मैक्सिमम फ़ायदा पहुंच रहा है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, चीज़ें कौन कौन सी प्रोवाइड की जाती हैं? डायलिसिस के लिए बहुत सारी चीज़ें पास होना ज़रूरी होता है। अगर एक पेशेंट है जो बाहर से डायलिसिस करवा रहा है तो उसको अच्छी खासी रकम जो है वो पे करनी पड़ती है किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल को। फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ें अगर इधर दी जा रही हैं, फिल्टर्स, इंजेक्शंस, तो वो हॉस्पिटल्स की तरफ से दी जाती हैं? जी बिल्कुल, जितनी भी मशीन्स के ऊपर खर्चा आ रहा है और जो उसके फ्लूइड्स हैं जो डायलिसिस में यूज़ होते हैं, जो इक्विपमेंट्स हैं, जो सर्जिकल डिस्पोजेबल आइटम्स हैं, वो 100% फ्री है और बिल्कुल पेशेंट से कोई चार्ज नहीं किया जाता। और मैंने जैसे आपको कहा है कि हमारी सारी मशीन्स फंक्शनल हैं, उनको हम कैलिब्रेशन भी करवाते हैं और हमारे बायोमेडिकल इंजीनियर्स उसकी रेगुलर मॉनिटरिंग भी करते हैं ताकि पेशेंट्स को उसमें एरर ना आए। अच्छा डॉक्टर साहब, एमआरआई के हवाले से क्या कहेंगे आप? उसके लिए कैसे काम किया जा रहा है और कितने पेशेंट्स हैं जो कि उससे इस्तेफादा हासिल करते हैं? जैसे मैंने कहा है कि हम रोज़ाना जो है वो अलाइड अस्पताल में 100 के करीब एमआरआई होते हैं। 24 घंटे में 100 मरीज़ एमआरआई करवा के जाते हैं, जो कि पंजाब में किसी भी सरकारी अस्पताल में सबसे ज़्यादा एक दिन में केटर करने वाले नंबर्स हैं। जैसे कि मैंने कहा, उसका भी एक सिस्टम डिज़ाइंड है। पहले आपकी कंसल्टेशन होगी, उसके बाद कंसल्टेंट आपको एडवाइस करेगा, उसके बाद फिर हम उसका एमआरआई करते हैं। और दूसरी चीज़ डॉक्टर साहब, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर काम करना कैसा लगता है? हमारी कमिश्नर साहिबा हैं सिल्वर सईद साहिबा, जेसी अली अनान हैं, उनके साथ किस तरह से आप मीटअप करते हैं? क्या विजन्स, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ हॉस्पिटल नहीं, फिर जैसे आपने डेंगू के हवाले से बात की या दीगर चीज़ों के हवाले से, हॉस्पिटल मैनेजमेंट के हवाले से भी इसे अगर हम इंक्लूड कर लें तो किस तरह से चीज़ों को लेकर चलते हैं? जी बिल्कुल, मैं वर्दी कमिश्नर साहबा जो फैसलाबाद डिवीज़न है, मैडम सिल्वर सईद साहबा, और उनका शुक्रिया अदा करूँगा कि उनकी जो कंट्रीब्यूशन है हमारे अस्पताल में वो बहुत ही ज़्यादा वो इन्वॉल्व्ड है। जैसा कि अब हमारी जो सर्जिकल इमरजेंसी है इसकी एक्सटेंशन हो रही है, तो ये वर्दी जो हमारी कमिश्नर साहिबा हैं और जो हमारे डिप्टी कमिश्नर साहिब अली अनान कमर साहब, ये उनकी एफर्ट है वो इस पे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो कि फैसलाबाद डेवलपमेंट ट्रस्ट इसको जो है वो एक्सटेंशन दे रहा है। और दूसरा, डेली बेसिस में बहुत से ऐसे मामलात होते हैं जिनमें लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की जो है वो आपको ज़रूरत होती है और उनकी हमें कोऑपरेशन की ज़रूरत होती है, और वो हमें बिल्कुल उसमें जो है वो फैसिलिटेट करते हैं। उसमें हमें फंड्स की अवेलेबिलिटी हो, हमें एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ हो, हमें एचआर मैनेजमेंट हो, हमें कहीं पे कुछ अद्वियात की ज़रूरत हो, किसी किस्म की हमें गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के साथ गुफ्तो शनीद करनी हो, उसमें उनका मैक्सिमम हमारे साथ जो है वो उनकी अवेलेबिलिटी होती है और उनकी फैसिलिटेशन होती है। इसके साथ साथ वो रेगुलर फीडबैक भी लेते हैं, क्योंकि उनकी भी ओनरशिप है। अलाइड अस्पताल जहाँ पे इतने लोगों को रोज़ाना फैसिलिटेट कर रहा होता है, वहाँ पे कुछ इश्यूज़ भी होते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स भी आते हैं। उन प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए जो मैडम कमिश्नर साहिबा हैं, उनकी जो खिदमात हैं वो काबिल तहसीन है और मैं यहाँ पे उनको अप्रिशिएट करना चाहता हूँ। अभी 3 दिन पहले उन्होंने हमारे जो है कार पार्किंग इश्यूज़ पे मीटिंग की थी। जो आपको पता है कि पब्लिक कार पार्किंग जो होते हैं वहाँ पे मसाइल होते हैं, उसमें सीर हासिल उन्होंने गुफ्तगू की थी। वर्दी वाइस चांसलर साहब भी वहाँ पे मौजूद थे, तमाम जो डिस्ट्रिक्ट है उनके MSs मौजूद थे, और
और पार्किंग के निज़ाम को बेहतर से बेहतर करने के लिए मैडम कमिश्नर साहिबा और डीसी साहब जो है उन्होंने हमें हदायत दी हैं और उनके ऊपर अमल हो रहा। और आप देखेंगे कि अनकरीब जो आपको कार पार्किंग के इश्यूज जो हैं और जो बाइक्स के इश्यूज हैं जो हमारे पार्किंग में आते हैं वो बहुत ही बेहतर हो जाएंगे और अवाम अन्नास को बहुत बेहतर तरीके से जो है वो खिदमत मिलेंगी। बिल्कुल ठीक कहा आपने। डॉक्टर साहब कोई मैसेज देना चाहते हैं जनरल पब्लिक को, और इसके साथ साथ हमारे जो नर्सिज हैं, जो स्टाफ मेंबर्स हैं, उनके लिए भी कोई अल्फाज जो हैं वो? जी, अवाम अन्नास को मेरी ये अपील है कि अलाइड अस्पताल में ये हमारा इनिशिएटिव है, हमारे वाइस चांसलर साहब का और हमारी सारी एडमिनिस्ट्रेशन का, और यहाँ पे मैं काबिल तहसीन कहूँगा हमारे जो प्रोफेसर साहिबान हैं कि प्रोफेसर साहब जो हैं वो हमारे तीनों अस्पताल जो मैंने बताए हैं यहाँ पे सुबह 8 बजे तशरीफ़ ले आते हैं। 8 बजे से लेके 11 बजे तक वो जो है ना सीनियर प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर मरीज़ों का मुआयना करते हैं। पहले ये होता था कि वो पहले 8 बजे राउंड वार्ड में जाते थे, वहाँ पे राउंड होता था। अब जब यहाँ से वो 8 बजे स्टार्ट करते हैं तो जो मरीज़ मंडी बहाउद्दीन से सुबह 8 बजे पहुँचा होता है वो भी 9 बजे डॉक्टर साहब को दिखा के दवाई ले के 12 बजे अपने घर पहुंच जाता है। नंबर 2, मैं ये अवाम अन्नास को आपके तवस्सुल से ये कहना चाहता हूं कि हस्पताल इंतज़ामिया जो है मरीज़ों और उनके लवाहिकीन को बेहतर से बेहतर खिदमत अंजाम देने में जो है वो दिन रात कोशिश